कुछ साल पहले की ये बात है। पापा की ट्रांसफ़र एक छोटे से गांव में हुई थी। ट्रांसफ़र होने की वजह से हम हाल ही में उस गांव में रहने चले आए थे। उन दिनों मैं अपनी एमबीए एंट्रेंस की पढ़ाई कर रहा था और अगले ही कुछ महीनों में मेरी बहन की शादी भी थी। पर जिस दिन मेरी बहन की शादी थी उसी दिन मेरी एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट भी निकल आई थी। मेरी एग्ज़ाम से पहले ही मेरी बहन की शादी की तारीख पक्की की गई थी। शादी की सारी तैयारियां भी हो चुकी थी और अब न घर वाले शादी कैंसिल कर सकते थे और न ही मैं एग्जाम। तो मेरे घर वालों ने मुझे बाकी सारा काम छोड़कर बस पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा। अब उन्होंने ये बात कह तो दी, पर घर में माहौल ही ऐसा था कि हर बार कोई न कोई मुझे डिस्टर्ब करने चला ही आता था। इसी वजह से मैंने फिर लाइब्रेरी जाकर देखा, पर वहां भी मेरे कुछ नए और बेकार दोस्त दिन भर पड़े हुए मिलते थे, जो कि सिर्फ लड़कियों को घूरने वहां आते थे। वो लोग खुद कभी पढ़ाई किया करते थे और न ही मुझे करने देते थे। अब एग्जाम को बस कुछ ही दिन बाकी थे और मुझे पढ़ाई के लिए एक शांत और अच्छी जगह नहीं मिल पा रही थी। इस वजह से मैं काफी परेशान रहने लगा था, पर मेरे पापा ने मेरी परेशानी समझ ली थी और फिर वो भी मेरी पढ़ाई को लेकर थोड़े चिंतित रहने लगे। पर आखिरकार उन्हें मेरी परेशानी का समाधान मिल ही गया। उन्हीं के एक मित्र ने उसी गांव के बाहर एक मकान के बारे में हमें बताया, जो कई सालों से बंद पड़ा हुआ था। मकान की चाबी मिलते ही मेरे पिताजी ने वहां मेरी पढ़ाई का सारा इंतजाम कर दिया और फिर मैं अपनी पढ़ाई के लिए वहां जाने लगा। पापा के दोस्त ने मुझे सख्त चेतावनी दी थी कि कुछ भी हो जाए, थोड़ी बहुत पढ़ाई बाकी ही क्यों ना रह जाए, पर अंधेरा होने से पहले तुम घर चले आना। और उसके बाद ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। मेरी उस जगह पर पढ़ाई अच्छी हो रही थी। मुझे जिस तरह की जगह की तलाश थी वो मकान बिल्कुल वैसे ही जगह पर था। पढ़ाई करने के लिए यह जगह काफी अच्छी थी। आसपास बस बंजर जमीन, बड़े बड़े सूखे पेड़ और सिर्फ शांति ही शांति थी। कोई गलती से ही वहां आ सकता था और उनकी कही बात के मुताबिक मैं हर रोज अंधेरा होने से पहले ही अपने घर चला जाता था। आज मेरा यहां 7वां दिन था। मैं जिस जगह बैठकर पढ़ाई किया करता था उस दीवार पर किसी की पेंटिंग लगी हुई थी। वो बेहद खूबसूरत पेंटिंग थी। आज न जाने क्यों पढ़ाई में मेरा मन नहीं लग रहा था। पढ़ाई करते वक्त बार बार मेरा ध्यान उस पेंटिंग की ओर जा रहा था और फिर जैसे किसी ने मुझ पर जादू किया हो, इस तरह मैं काफी देर तक बस उसी पेंटिंग की ओर देखता रहता था। पर जब मुझे होश आता तो काफी सारा वक्त गुजर चुका होता था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। घड़ी के मुताबिक मैं वहां पिछले 6 घंटों से पढ़ाई कर रहा था, पर ऐसा लग रहा था मानो यहां आकर बस कुछ ही मिनट हुए हो। मैंने सुबह जिस पन्ने से शुरू किया था, दोपहर होने के बावजूद भी मैं उसी पन्ने पर था। वक्त का पता ही नहीं चल रहा था। यह क्या मजाक है? क्या बाकी सारा वक्त मैं बस उस पेंटिंग को ही देख रहा था? आखिरकार मैंने तय किया कि कुछ भी हो जाए मैं उस पेंटिंग की ओर नहीं देखूंगा और फिर मैंने अपना सारा ध्यान सामने पड़ी किताब में लगा दिया। अगले ही पल मुझे एक अजीब एहसास हुआ। मुझे लगा जैसे उस पेंटिंग में बनी औरत मुझे देखकर हंस रही है। मेरा ध्यान फिर से उस पेंटिंग की ओर गया। मुझे लगा शायद ये मेरा वहम होगा। मैं फिर अपनी पढ़ाई करने लगा। वक्त गुजरता चला जा रहा था। अचानक मुझे अजीब सी अकड़न सी महसूस होने लगी। शायद मेरा मन कह रहा था कि जल्दी से यहां से दूर निकल जाओ। मैंने फिर घड़ी में देखा। शाम का वक्त हो चला था। तभी मुझे मेरे पापा के उस दोस्त की कही बात याद आ गई। उन्होंने मुझे शाम होने से पहले ही घर वापस आने को कहा था। पर उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? क्या ये कोई रहस्यमय जगह है या फिर उस तस्वीर में कुछ रहस्य छिपा है? मुझे अब कुछ कुछ एहसास होने लगा था
कि इस जगह में कुछ तो अजीब बात है। मैं यहाँ लगभग 8 घंटों से पढ़ाई कर रहा था, पर मैं एक पन्ना भी खत्म नहीं कर पा रहा था। वो तस्वीर भी कुछ अजीब इशारा कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अलावा इस घर में और भी कोई है जो नहीं चाहता कि मैं यहां रुकूं। ये बात रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। इस जगह में कुछ तो गड़बड़ थी। अब मैंने जानबूझकर उस तस्वीर को देखना शुरू किया। काफी देर तक बस देखता रहा और तब मुझे एक अजीब सी गंध का एहसास हुआ। थोड़ी ही देर में मुझे पसीना आने लगा। मेरी आंखें भारी होने लगी। मेरा शरीर बेहद ठंडा पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर की सारी चेतना ही खत्म हो गई हो। और तभी अचानक वो तस्वीर जोर से हंस पड़ी। मेरी तो रूह कांप गई। मैं दौड़कर उस घर से बाहर चला गया। बाहर सब तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था। पर जब मैंने उस घर की ओर देखा तो मुझे घर के दरवाजे के पास एक साया दिखाई पड़ा जो कि मेरी तरफ ही देख रहा था। मैं वहां से भागकर अपने घर चला गया। घर जाकर मैंने अपने पापा को पूरा वाकया सुनाया। तब उन्होंने अपने उस दोस्त को हमारे घर पर बुला लिया और उन्हें भी मेरे साथ हुई घटना के बारे में बताया। तब उन्होंने हमें उस घटना के पीछे की सारी हकीकत सुनाई। वो एक सरकारी मकान है, पर कई सालों से वो मकान बंद है। हालांकि आज जो तुम्हारे साथ हुआ वो आज तक कभी भी दिन के वक्त और किसी के साथ हुआ नहीं था। कई सालों पहले उस मकान में शहर के बड़े बड़े अफसर रहा करते थे। मैंने भी ये कहानी गांव वालों से सुनी थी कि एक बार एक सरकारी अफसर वहां रहने आया था। कहते हैं कि उसकी पत्नी बेहद खूबसूरत थी, पर वो अफसर अपनी पत्नी पर शक किया करता था। उसे हर रोज मारता पीटता था और इसी के चलते एक रात उसने अपनी पत्नी की एक बेहद ही खूबसूरत तस्वीर बनाई और तस्वीर बनाकर उसे मार डाला। पर उसके बाद भी वो उस तस्वीर को वहां से न ले जा सका। अगले कुछ दिनों में एक हादसे में उस अफसर की भी मौत हो गई। वो तस्वीर तब से वहां है। अब ये कहानी सच है या फिर झूठ है, इस बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था, पर डर की वजह से मैंने उस तस्वीर को वहां से हटाने की कोशिश नहीं की। हालांकि मैंने उस तस्वीर को ठीक से ढक दिया था और तुम्हें बताया भी था कि अंधेरा होने से पहले वहां से घर चले आना। पर मैं तुम्हें वो कहानी सुनाकर डराना नहीं चाहता था। कहानी सुनकर शायद तुम्हारा पढ़ाई में मन न लगता और इसलिए मैंने तुम्हें वो बात नहीं बताई। तब मेरे पापा ने हमें बताया कि उस मकान की सफाई करते वक्त उन्होंने ही उस तस्वीर से कपड़ा हटा दिया था। पर अब एक बात साफ थी कि मैं पढ़ाई करने के लिए फिर कभी भी उस मकान में जाने वाला नहीं था। आशापुरा विस्तार में रहने वाली धरा शर्मा की अभी नई नई शादी हुई थी। शादी के 2-4 दिन बाद ही पति दिलीप को ऑफिस के काम से एक हफ्ते के लिए दुबई जाना पड़ा। धरा अपने अनुभव के बारे में बताती है कि एक रात जब वो अपने कमरे में अकेली सो रही थी तो अचानक उनका टीवी चलना शुरू हो गया, जिससे वो चौंक गई। उन्होंने तुरंत उठकर टीवी बंद कर दिया और फिर सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद उन्हें महसूस हुआ कि उनकी बगल में बिस्तर पर कोई लेटा हुआ है। टीवी की अपने आप चलना और किसी की मौजूदगी का एहसास होना घर में अकेली लेटी महिला को डरा देने के लिए काफी था। धरा जिस करवट लेटी थी उसी करवट लेटी रही। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। खुद को समझाने के लिए उन्होंने सोचा कि शायद ये उनका वहम होगा, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उन्हें फिर से वही अनुभव हुआ कि जैसे बिस्तर का गद्दा दब रहा हो और बगल में लेटकर कोई करवट बदल रहा हो। इस एहसास से धरा के रोंगटे खड़े हो गए। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। बहुत हिम्मत जुटाकर वो बिस्तर से उठी और पीछे पलट कर देखा। वहां कोई नहीं था।
लेकिन जब उनकी नजर गद्दे पर पड़ी तो धरा का दिल दहल गया। गद्दा नीचे की ओर दबा हुआ था और ऐसा दिख रहा था जैसे उस पर कोई इंसान लेटा हुआ है। अब वो चिल्लाना चाहती थी पर खौफ और डर के मारे उनके हलक से आवाज तक नहीं निकली। दिल की धड़कन बहुत तेज हो चली थी। घबराहट में धरा ने तकिया उठाकर उस जगह पर फेंका जहां गद्दा दबा हुआ था। ऐसा करते ही बिजली की तेजी से गद्दा ऊपर आकर ठीक हो गया और धरा को ऐसा भास हुआ कि वहां से कोई परछाई तेजी से उठ खड़ी हुई है। इसके बाद करीब 30 मिनट तक कोई हलचल नहीं हुई। तब धरा में थोड़ी बहुत हिम्मत बनी और उसने पास पड़े मोबाइल से बगल के कमरे में सो रही अपनी सासू मां को फोन किया। उनकी सांस तुरंत दौड़कर धरा के कमरे में आ गई और पूछने लगी कि क्या हुआ है। अभी धरा कुछ बोले उसके पहले उसे फिर से ऐसा कुछ दिख गया जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। धरा ने देखा कि उसकी सासू मां के पीछे एक जवान औरत की धुंधली परछाई खड़ी थी। उसकी आंखों की जगह काले गहरे गड्ढे थे और उसका कद करीब करीब कमरे की छत जितना ऊंचा था। ये भयानक नजारा देख धरा वहीं बेहोश हो गई और उसी रात उन्हें अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि डर के मारे उन्हें लो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो चुकी है। धरा के ससुराल वाले वह मकान छोड़ने को राजी नहीं है, इसलिए धरा आज भी अपने मायके रहती है। लेकिन इस घटना के बाद धरा को इसके पीछे का कारण पता चला। धरा के पति दिलीप की पहले भी शादी हो चुकी थी और उसके ऊपर दहेज की लालच में पहली पत्नी को जहर देकर मारने का मुकदमा भी चल रहा था। बदनामी के कारण दिलीप अपनी मां के साथ एक नए घर में आकर रहने लगा था, जबकि उसके पिता अभी भी पुराने घर की देखभाल कर रहे थे। धरा के परिवार वालों को शादी से पहले ये बात पता नहीं चल पाई, लेकिन इस घटना के बाद जब धरा ने दिलीप को आप बीती सुनाई तो उसने अपनी पहली पत्नी का राज खोला। हालांकि उसका कहना था कि पत्नी को उसने जहर नहीं दिया था, बल्कि उसने खुद ही जहर खाकर जान दी थी और अदालत में ये मुकदमा आज भी चल रहा है। इंसानों की भीड़ भरी दुनिया में बसती हैं कुछ ऐसी खौफनाक हकीकतें जिनका सामना होने पर जिंदगी के मायने बदल जाते हैं। अमूमन जब तक इंसान इन पारलौकिक शक्तियों से रूबरू नहीं होता तब तक वह इन्हें नहीं मानता, पर जिन लोगों को इस प्रकार के डरावने अनुभव से गुजरना पड़ता है उनकी जिंदगी खौफ से भर जाती है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही डरावनी और सच्ची कहानियों के बारे में। अलमारी का भूत। गोंडल शहर में किराए के मकान में स्थायी हुए अनंत पेशे से शिक्षक है। अनंत स्कूल में काफी लोकप्रिय टीचर है। स्कूल में पढ़ाने के बाद वह बच्चों को अपने घर पर ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। खैर, अब तो उनकी शादी हो चुकी है, पर जब वह कुंवारे थे तब उन्हें अपने किराए के घर में एक बेहद भयानक अनुभव हुआ था। एक शाम जब वो अपनी आराम कुर्सी पर बैठ सुस्ता रहे थे, तभी अचानक उनकी अलमारी का दरवाजा अपने आप धड़ाम से खुल गया। इस आवाज से वह चौंक गए। उन्हें काफी डर महसूस हुआ, क्योंकि उस शाम वहां कोई हवा नहीं चल रही थी और घर पर वो अकेले ही रहते थे। वह उठकर अलमारी का दरवाजा फिर से बंद कर कुर्सी की ओर जाने लगे। तभी उन्हें महसूस हुआ कि किसी ने उनका नाम पुकारा है और वो आवाज उस अलमारी के अंदर से आ रही थी। इस भयानक घटना से अनंत बुरी तरह डर गए। उन्हें वही खड़े खड़े पसीने आने लगे और वह बुरी तरह कांपने लगे। डरते डरते उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कि अंदर से कोई उसे धक्का दे रहा हो। खौफ के मारे कांपते हुए अनंत थोड़ी देर वह अजीब नजारा देखते रहे। तभी अचानक अलमारी से गाढ़ा काला धुआं बाहर आने लगा। ये सब पारलौकिक घटनाएं देख अनंत की चीख निकल गई। अनंत दौड़कर घर के बाहर आ गए और सारी बातें अपने पड़ोसियों को बताने लगे। अनंत के पड़ोसी उनके साथ घर में दाखिल हुए और उन सब ने वहां जो भी देखा उसे देखकर सबके होश उड़ गए। कमरे की छत पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी। अलमारी के दोनों दरवाजे उखड़े हुए थे और सारा सामान नीचे जमीन पर बिखरा हुआ था। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले वहां रखी अलमारी धड़ाम से जमीन पर आ गिरी। अनंत के साथ साथ अब सभी लोग इस भूतहा अनुभव से घबरा गए और बाहर की तरफ भागे।
कुछ लोगों को भागते भागते एक चीख सुनाई दी, चले जाओ सब। पर किसी ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। इस खौफनाक अनुभव के कारण अनंत बुरी तरह से बीमार पड़ गए और फिर कुछ दिन के लिए अपने गांव पर अपने माता पिता के पास लौट गए। जब वो गोंडल वापस लौटे तो कभी उस घर में वापस नहीं गए और किसी और मोहल्ले में रहने चले गए। मोहल्ले में रहने वाले बुजुर्गों से पता चला कि वो मकान अंग्रेजों के जमाने की बनी एक हवेली को तोड़कर बनाया गया था। कहते हैं कि उस हवेली का मालिक बहुत क्रूर इंसान था और एक बार उसने अपने नौकर को जलाकर मार डाला था और उसकी अजली लाश को उस अलमारी में छिपा दिया था। मकान मालिक ने कभी भी उस अलमारी का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन अनंत राजनाथ के मांगने पर उन्होंने वो अलमारी उसे दे दी थी और शायद इसी कारण नौकर की आत्मा नाराज हो गई थी। राजकोट में एक एटीएम सर्विस कंपनी में काम करने वाले राकेश परमार एक मध्यम वर्ग के प्रामाणिक इंसान हैं। उनकी शादी को अब करीब करीब 4 साल हो चुके हैं। उन्हें एक बेटा भी है। वैसे तो राकेश पाठ पूजा में कम ही मानते हैं, पर रास्ते में कोई मंदिर या मस्जिद आ जाए तो अपना सिर झुका भी लेते हैं। राकेश की नौकरी का समय वैसे तो दिन के 8 या 8.5 घंटे का होता है, पर एटीएम मशीन का फॉल्ट आने पर उन्हें रात के किसी भी वक्त सर्विस देने जाना पड़ता था। अपने इसी काम के चलते वो एक रात अपनी बाइक पर जा रहे थे। उन्हें शहर से थोड़ी ही दूर एक रिहायशी इलाके के पास में एटीएम फॉल्ट ठीक करने जाना था। वैसे तो ऐसे कामों के लिए 2 आदमी जाते हैं, पर राकेश का पार्टनर उस रात बीमार था, तो सर्विसिंग के लिए उन्हें अकेले ही जाना पड़ा। स्पॉट पर जाकर राकेश ने अपनी बाइक स्टैंड पर लगाई। तभी उन्हें वहां एटीएम बूथ के बाहर एक लड़की दिखाई दी। राकेश ने सोचा कि उसे शायद पैसे निकालने होंगे और वो एटीएम मशीन के ठीक होने का वेट कर रही होगी। फॉल्ट ठीक करने के लिए जैसे ही राकेश एटीएम बूथ के अंदर आए तो वो लड़की भी अंदर आने लगी। सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें बाहर रुकने के लिए कहा। अब राकेश अपना काम कर रहे थे और तभी अचानक उनकी नजर एटीएम बूथ के बाहर गई, पर वहां उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनके पसीने छूट गए। बाहर खड़ी लड़की एटीएम गार्ड की मुंडी अपने हाथ में लिए खड़ी थी और वो राकेश की ओर ही घूर कर देख रही थी। ये सब देखकर राकेश का दिल बेतहाशा तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने वहां से अपनी नजर हटा ली और सोचा कि ये उनका भ्रम होगा। वो बार बार अपने आप को यही समझाते रहे कि ये बस उनका वहम था और कुछ नहीं। वो ये सब सोच ही रहे थे कि तभी अचानक उनके सीनियर का फोन बज उठा। ये फोन वहां का फॉल्ट जल्दी ठीक करने के लिए था। कांपते कांपते राकेश फिर से काम पर लग गए। थोड़ी ही देर में उन्होंने एटीएम मशीन ठीक कर ली। इस बार एटीएम बूथ के बाहर देखने पर सब नॉर्मल लग रहा था। वो लड़की भी वहां खड़ी थी और एटीएम बूथ का गार्ड भी उसके पास आराम से खड़ा था। राकेश ने सोचा कि पहले जो भी देखा था वो उसका सब भ्रम होगा। वह काम निपटा कर सीधे अपनी बाइक की ओर दौड़ गया। जाने से पहले उसने एक बार फिर एटीएम बूथ पर नजर डाली। तब एक बार फिर से उसका दिल दहल गया। एक बार फिर बाहर खड़ी लड़की एटीएम गार्ड की मुंडी अपने हाथ में लिए खड़ी थी। इस भयानक नजारे को देख राकेश बुरी तरह से डर गया और जल्दी से वहां से भाग निकला। राजकोट वापस लौटते वक्त भी उन्हें बार बार ये भास हो रहा था कि उनकी बाइक के साथ कोई परछाई चल रही है। वे घबराए हुए अपनी बाइक चलाए जा रहे थे कि न जाने कैसे अचानक उनकी बाइक बीच रास्ते में बंद हो गई और ठीक एक बरगद के पेड़ के पास जाकर रुकी। राकेश जी को यह यकीन नहीं हो रहा था कि उनके साथ ये सब सचमुच हो रहा है। वो बाइक से नीचे उतरकर बाइक शुरू करने की कोशिश करने लगे और तभी उन्हें किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई देने लगी। उन्होंने घबराते हुए अपने आसपास देखा, पर आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है। और तभी राकेश ने अपनी नजर उठाई तो उसे पेड़ की शाखा से झूलती हुई एक आकृति नजर आई।
उसके हाथ में एक नरमुंड था और वो अजीब घरघराहट भरी आवाज में कुछ बोल रही थी। राकेश ये सब देखकर वहीं जड़ हो गया। न उसकी चीख निकल रही थी और न ही उसके अंदर हिलने की ताकत बची थी। पैर उठाने की कोशिश कर रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे पैर जमीन में धंस चुके हो। घबराहट में राकेश नीचे गिर पड़ा। तभी उसने देखा कि चुड़ैल पेड़ से उतरकर उसके ही पास आ रही है। उसके उल्टे पांव देखकर राकेश के पसीने छूट गए। उसका दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था। गला सूख चुका था, आवाज तक निकल नहीं पा रही थी। उसका पूरा बदन जोर से कांपने लगा था। उसने सोचा अब जो होगा सो होगा और घबराहट में उसने अपनी आंखें मूंद ली और अपने भगवान को याद करने लगा। चुड़ैल अब उसके बगल में आकर बैठ गई और धीरे धीरे उसका सर सहलाने लगी। इसके बाद राकेश को कुछ भी याद नहीं कि उनके साथ क्या हुआ था। जब होश आया तो वो एक अस्पताल में थे। सुबह कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें रास्ते में बेहोश पड़ा देखकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया। इस घटना के महीनों बाद तक राकेश बेसुध रहे थे और काफी पूजा पाठ करने के बाद ही उनकी हालत फिर से सामान्य हो पाई थी। अब वे राजकोट छोड़ चुके हैं और एक सामान्य जीवन जी रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, असल में वो कोई कहानी नहीं है बल्कि एक डरावना अनुभव था। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से कुछ साल पहले की बात है, जब मैं पुणे के एक कॉलेज में पढ़ता था। उस वक्त मैं मेरे कुछ दोस्तों के साथ एक हॉस्टल में रहा करता था। हमारा हॉस्टल हमारे कॉलेज से करीब 1-1.5 घंटे की दूरी पर था। ऐसे ही एक रात की बात है। नवंबर का महीना था और ठंड का मौसम था। रात करीब 11 बज चुके थे। दूसरे दिन हमें कॉलेज में फंक्शन के लिए जाना था, तो उसी फंक्शन की तैयारी करने के लिए हमें रात को कॉलेज जाना था। मैं और मेरे 3 दोस्त रतन, विकी और रोशन हम हॉस्टल से निकलकर कॉलेज जा रहे थे। वैसे तो मुझे इतनी रात में सफ़र करना कभी अच्छा नहीं लगता था। इस वक्त पुणे में रास्ते सुनसान पड़ जाते थे, पर अगर हम कॉलेज नहीं पहुंचते तो दूसरे दिन सब गड़बड़ हो जाती। रतन और विकी ने अपनी अपनी बाइक निकाली और हम चारों उस बाइक पर बैठकर कॉलेज जाने के लिए निकल पड़े। कुछ दूरी तय करने के बाद अचानक ही विकी की बाइक बीच रास्ते में खराब हो गई। विकी और रोशन पीछे रह गए थे, तो रतन ने भी अपनी बाइक रोक दी और हम फिर से वापस उनके पास चले गए। वैसे ही हमें बहुत देर हो चुकी थी। रात के करीब 11:30 बज चुके थे। ऊपर से बाइक बंद पड़ने के कारण और देर हो गई। विकी ने खटपट कर कैसे तो बाइक चालू की और कहा, अगर हम दाई तरफ के इस रास्ते से जाए तो 10 मिनट में हम हाईवे पर पहुंच जाएंगे और हाईवे से हमें कॉलेज पहुंचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैंने उस रास्ते की ओर देखते हुए कहा, देखो वैसे भी रात बहुत हो चुकी है और आज तक मैंने किसी को भी इस रास्ते से हाईवे की ओर जाते हुए नहीं देखा है। क्या पता आगे रास्ता हो भी या ना हो, इसीलिए जो रास्ता हम जानते हैं उसी से जाना बेहतर होगा। मेरी ये बात सुनकर तीनों भी मुझ पर हंसने लगे। उन्हें लगा कि मैं डर गया हूँ। वैसे भी कॉलेज में सब मुझे डरपोक कहकर बुलाते थे। मुझे फट्टू कहकर वो तीनों आपस में ही हंसने लगे और उन दोनों ने अपनी अपनी बाइक उसी सुनसान रास्ते की ओर मोड़ दी। मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। मैं न चाहते हुए भी उनके साथ जा रहा था। हम उस सुनसान रास्ते पर थे, पर कहीं कोई हाईवे नज़र नहीं आ रहा था। तो मैंने रतन से कहा, देखा मैंने कहा था, हम पिछले 15 मिनट से इस रास्ते से जा रहे हैं पर कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा। विकी हमारे आगे आगे ही जा रहा था कि अचानक उसने जोर से ब्रेक मारी और अपनी बाइक बीच रास्ते में ही रोक दी। रतन ने भी बाइक धीमी की और हम उनके पास जा पहुंचे। रतन ने पूछा, क्या हुआ, फिर से बाइक खराब हुई क्या? तो विकी ने आगे देखते हुए कहा, अरे नहीं, जरा वहां सामने तो देखो, कोई औरत बीच रास्ते में खड़ी है शायद। और बस फिर क्या था, इतना सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए, हाथ पांव कांपने लगे। तभी रतन ने बाइक से नीचे उतरते हुए कहा, अबे डरपोक, इतना क्यों डर रहा है, शायद उस बेचारी को हमारी मदद की जरूरत हो। तो विकी बोला, अरे चलो जरा आगे जाकर तो देखते हैं।
उस औरत को देख रोशन भी थोड़ा सा डर गया था। विकी को रोककर उसने कहा, अरे पागल हो गए हो क्या? जरा सोचो, कोई भी घरेलू औरत इतनी रात गए ऐसे सुनसान रास्ते पर अकेले क्यों आएगी? और चलो माना कि वो भूत नहीं है, पर क्या पता लुटेरों की कोई चाल हो। वैसे भी मैंने सुना है कि ऐसे सुनसान रास्तों पर लुटेरे होते हैं। अच्छा होगा कि हम यहीं से पीछे चले जाए। पर विकी और रतन हमारी बात सुनने को कहाँ राजी थे। उन्हें तो अपनी मर्दानगी दिखानी थी। मुझे उन पर बड़ा तरस आ रहा था, तो मैंने कहा, तुम तो मरोगे सालो, साथ में हमारी भी अर्थी उठेगी। तो फिर रतन ने मेरे सर पर मारते हुए कहा, अच्छा एक आइडिया है। माना कि वहाँ कुछ भी हो सकता है, पर शायद सच में उस औरत को हमारी ज़रूरत हो तो, और भगवान न करे उसके साथ कुछ बुरा हो जाए तो देखो, फिलहाल तो हम ऐसा करते हैं कि हम अपनी अपनी बाइक पर से वहाँ से गुजरेंगे, उसे देखेंगे और कुछ भी गलत लगा तो बाइक बिल्कुल नहीं रोकेंगे और तेज़ी से आगे निकल जाएंगे। और अगर सब ठीक लगा तो बाइक रोककर उससे पूछताछ करेंगे। ये ठीक है? इस बात पर न चाहते हुए भी हम सबका एक मत हुआ, क्योंकि विकी और रतन अच्छी तरह से जानते थे कि हम दोनों को भी बाइक चलानी नहीं आती थी। तो विकी और रतन दोनों ने अपनी अपनी बाइक चालू की और हम उनके पीछे बैठ गए। वो औरत अब भी उसी जगह पर खड़ी थी, न आगे जा रही थी और न ही पीछे आ रही थी। हम धीरे धीरे उस औरत के करीब पहुंच गए। पहले तो विकी ने उसे पीछे मुड़ के देखा तो उसे सब ठीक लगा, तो उसने पहले अपनी बाइक रोक दी और फिर हम भी वहाँ रुक गए। देखा कि वो औरत रो रही थी। तो विकी ने उस औरत से पूछा, आप कौन हो और इतनी रात गए ऐसे सुनसान रास्ते पर अकेले क्या कर रही हो? तो वो औरत आंखें बंद करके और जोरों से रोने लगी। तो रतन ने उस औरत से कहा, अरे अरे डरे नहीं, हम यही पास के कॉलेज से हैं। अगर आप चाहो तो हम आपको पुलिस थाने या आपके घर तक छोड़ सकते हैं। तो विकी ने जैसे ही बाइक से उतरना चाहा तो अचानक से बाजू की झाड़ियों में से कौवे जोर जोर से कहाँ है करते हुए उड़ने लगे। हम सभी ने हैरान होकर पीछे पेड़ों की तरफ देखा और बस कुछ ही क्षणों में सब शांत हो गया। तो हमने फिर से पलट कर देखा तो वो औरत कहीं नहीं थी, वो गायब हो चुकी थी। हम सब हक्के बक्के रह गए, सब एक दूसरे को पकड़ने लगे थे। हमने चारों तरफ देखा पर वो कहीं नहीं थी। डर के मारे सबके हाथ पांव कांपने लगे थे। विकी से तो बोला भी नहीं जा रहा था। वो जल्दी जल्दी में बाइक को किक मारने लगा, पर बाइक शुरू ही नहीं हो रही थी। सब विकी पर जोर जोर से चिल्ला रहे थे और तभी अचानक हम सबको एहसास हुआ कि कोई हमारे पीछे खड़ा है। पीछे देखा तो वो औरत अब हमारे पीछे खड़ी थी। बदन पर लाल लाल कपड़े, मानो पूरे बदन से खून निकल रहा हो। आंखें थी पर कोई चेहरा नहीं था। चेहरे पर भी बस खून ही खून नजर आ रहा था। वो जोर जोर से चीख रही थी और हम यहाँ कांप रहे थे। और देखा कि वो धीरे धीरे हमारे ही तरफ बढ़ने लगी है। विकी ने जोर जोर से बाइक को किक मारी और जैसे तैसे बाइक शुरू की। हम दोनों भी कूद कर पीछे बैठ गए और उन दोनों ने फिर बड़ी तेजी से बाइक भगाई। दिल इतना जोरों से धड़क रहा था कि कुछ देर वहां रुकते तो हमारा हार्ट फेल ही हो जाता। कुछ ही देर में जब हम सभी हाईवे तक पहुंच गए और बाकी गाड़ियां नजर आने लगी तो हम सभी ने हाईवे पर बाइक रोक दी। हम तब भी डर के मारे कांप रहे थे। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। जो कुछ भी हमने देखा था सब इतना भयानक था कि मुंह से आवाज तक निकल नहीं रही थी। उसके कुछ दिनों बाद ही जब हमने उस रास्ते के बारे में जानकारी निकाली तो हमें पता चला कई लोगों ने उस रास्ते पर उस बिना चेहरे वाली औरत को देखने का दावा किया था। और उसी वजह से जो कोई भी एक बार उस रास्ते से गया था उसने फिर उसी रास्ते से जाने की हिम्मत नहीं की थी। कहते हैं कि उस रास्ते पर एक दर्दनाक हादसा हुआ था और उस हादसे में उस औरत की मौत हुई थी। हादसा इतना भयानक था कि उसमें उसका चेहरा पूरी तरह से कुचल दिया गया था।